डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? गांव का नाम बेलापुर था। नक्शे में छोटा लेकिन डर की कहानियों में बहुत बड़ा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। कच्ची सड़कें, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। लेकिन रात होते ही, खासकर ठीक 12:47 पर, ये गांव जैसे अपनी सांस रोक लेता था। कोई घड़ी नहीं देखता था, फिर भी हर किसी को पता होता था कि अब वही समय आने वाला है। मैं आदित्य हूँ। शहर से यहाँ सिर्फ एक वजह से आया था, लोगों के डर की जड़ समझने के लिए। मुझे हमेशा लगता था कि डर इंसान खुद बनाता है। कहानियाँ समय के साथ डरावनी हो जाती हैं और फिर लोग उन्हें सच मान लेते हैं। बेलापुर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। पहली ही रात मैंने जानबूझकर जागने का फैसला किया। घड़ी मेरी आंखों के सामने रखी थी। 12:46 हो चुके थे। गांव असामान्य रूप से शांत था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झींगुरों की। हवा तक जैसे थम गई हो। ये शांति सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो कानों में चुभने लगती है। 12:47 होते ही वह आवाज आई। एक हंसी, बहुत धीमी, बहुत मीठी, किसी जवान लड़की की हंसी। पहली बार सुनने पर वह डरावनी नहीं लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में समझ आ गया कि उस हंसी में कुछ गलत है। वह खुशी की हंसी नहीं थी, वह बुलाने वाली हंसी थी, जैसे कोई दूर खड़ा होकर नाम लिए बिना पुकार रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसकी खिड़की अपने आप हल्की सी खुल गई। मैंने बाहर देखा। सामने गली के उस पार एक पुराना घर खड़ा था। टूटी दीवारें, झुकी हुई छत और अंधेरा जो रात में और भी गाढ़ा लग रहा था। यही था वह घर जिसे गांव वाले हंसता हुआ घर कहते थे। मैंने पीछे देखा। घर के मालिक रामखिलावन काका चारपाई पर बैठे कांप रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, आपने भी सुना? उन्होंने जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर लीं। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, मत सुनो बेटा। पहली बार सुन लिया तो ठीक, दूसरी बार सुना तो वो तुम्हें भी सुन लेगी। मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, वो कौन? रामखिलावन काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज से 25 साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी। नाम था सावित्री, उम्र 18 साल, बहुत हंसती थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि लगता था सुबह उसी से होती है। काका की आवाज भर्रा गई, लेकिन एक रात वही हंसी चीख में बदल गई। उस रात गांव में शादी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ठीक 12:47 पर अचानक बिजली चली गई और अगले ही पल एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। सुबह जब लोग उस घर में घुसे तो सावित्री खिड़की के पास खड़ी थी। आंखें खुली थीं, चेहरे पर जमी हुई हंसी थी और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उस दिन के बाद उस घर में कोई नहीं रहा, लेकिन सावित्री भी नहीं गई। काका ने मेरी तरफ देखा और बोले, वो हर रात हंसती है, और जो उसकी हंसी सुन ले, वो अगली रात खुद उस घर के सामने खड़ा पाया जाता है। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। मैंने कहा, पर मैं तो यही हूँ। काका ने मेरी बात नहीं सुनी। उनकी नजर मेरी घड़ी पर थी। समय हो चुका था, 12:48। तभी मेरे कानों में वही हंसी फिर गूंजी, इस बार और पास। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं हिम्मत करके उठा और पर्दा हटाया। सामने वही लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और वही मुस्कान, लेकिन अब उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। उसने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, लेकिन शब्द मेरे दिमाग में गूंज गए, कल तुम आओगे। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने रामखिलावन काका की तरफ देखा। वे चारपाई पर सीधे लेटे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, वह हंसी सिर्फ सुनाई नहीं देती, वह किसी को चुनती है, और आज उसने मुझे चुन लिया था। रामखिलावन काका की खुली आंखें मुझे घूर रही थीं। उनका शरीर स्थिर था, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। मैं उन्हें हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में अभी भी वही हंसी गूंज रही थी।
बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा अब खाली नहीं था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से खिड़की बंद की और कमरे के कोने में खड़ा हो गया। दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, अभी इसी पल गांव छोड़ दो, लेकिन शरीर जैसे सुन नहीं रहा था। उस लड़की की आंखें, उसकी मुस्कान और दिमाग में गूंजते शब्द कल तुम आओगे बार बार याद आ रहे थे। वह कोई चेतावनी नहीं थी, वह एक आदेश था। रात किसी तरह कटी, सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, तब जाकर मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई। गांव फिर से वही आम सा दिखने लगा। लोग बाहर निकल आए थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रामखिलावन काका की चारपाई खाली थी। गांव वालों ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कोई नहीं बोला कि उनकी मौत ठीक 12:48 पर हुई थी। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की। सब एक ही बात कहते थे, उस घर के बारे में मत पूछो। किसी की आंखों में डर था, किसी की आवाज में गुस्सा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत, धूपा काकी, ने मुझे इशारे से अपने घर बुलाया। दरवाजा बंद करके वह फुसफुसाई, तुमने उसकी हंसी सुन ली है न? मैंने सिर हिला दिया। काकी ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम बचोगे नहीं, जब तक उस घर के अंदर की सच्चाई नहीं देख लोगे। शाम होते होते मेरा फैसला पक्का हो चुका था। मुझे उस घर में जाना ही था। डर था, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। सूरज ढला, आसमान लाल से काला होने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद होने लगे। कोई मुझे रोकने नहीं आया। शायद उन्हें पता था कि जिसे चुना गया हो उसे रोका नहीं जा सकता। 12:30 तक मैं उस घर के सामने खड़ा था। दिन में वह सिर्फ एक जर्जर मकान लगता था, लेकिन रात में उसकी दीवारें लंबी और खिड़कियां गहरी लग रही थीं। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। दिल ने आखिरी बार चेतावनी दी। मैंने अनसुनी कर दी। घर के अंदर कदम रखते ही ठंडक महसूस हुई। अजीब सी गंध थी, पुरानी मिट्टी और किसी मीठी सड़ी हुई खुशबू का मिश्रण। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें मारी हों। ठीक 12:47 पर घर के अंदर हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और फिर वह हंसी। इस बार बाहर से नहीं, मेरे चारों तरफ, हर दीवार से, हर कोने से। मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन आवाज सीधे दिमाग में घुस रही थी। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था। शीशे में मैंने खुद को देखा, लेकिन वह मैं नहीं था। मेरी आंखें खाली थीं और चेहरे पर वही जमी हुई मुस्कान थी। मैं पीछे हटा, शीशे में मौजूद आकृति आगे बढ़ी। तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से कहा, देख लिया तुमने? मैं मुड़ा। सावित्री सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रात में दिखी थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, मैं हंसती थी क्योंकि मुझे जीना पसंद था। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे चुप करा दिया। मैंने पूछा, कौन उन्होंने? सावित्री ने शीशे की तरफ देखा। गांव। उसने बताया कि शादी की उस रात उसने भागने की कोशिश की थी। वह किसी और से प्यार करती थी। जबरन शादी के डर से उसी घर में उसे पकड़ लिया गया। उसकी हंसी को शर्म कहा गया, और उसी हंसी को हमेशा के लिए रोक दिया गया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, उसने कहा। मैं बस चाहती हूँ कि सच सुना जाए। तभी शीशा चटकने लगा। दीवारों पर वही खरोंचें उभर आईं। मुझे लगा घर गिर जाएगा। अचानक सब शांत हो गया। मैं खुद को घर के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो रही थी। लोग दूर से मुझे देख रहे थे। कोई पास नहीं आया। धूपा काकी की आवाज आए, अगर तुम जिंदा लौट आए हो तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे फोन पर एक नया मैसेज चमका। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लाइन थी, अगली रात, पूरा सच। मैं समझ गया, हंसता हुआ घर मुझे छोड़ने वाला नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। फोन पर आए उस मैसेज ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। नंबर नहीं था, नाम नहीं था, बस वही एक पंक्ति, अगली रात, पूरा सच। मैं जानता था कि यह कोई मजाक नहीं है।
बेलापुर में कुछ भी यूं ही नहीं होता था। यहाँ हर चीज 12:47 के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह हुई तो मैं आईने में खुद को पहचान नहीं पाया। आंखों के नीचे गहरे साए थे और चेहरे पर अजीब सी थकान, जैसे नींद नहीं बल्कि डर ने मुझे जगा रखा हो। गांव में उस दिन कुछ बदला बदला सा था। लोग मुझे देख रहे थे लेकिन नजरें चुरा ले रहे थे। कोई पास आकर बात नहीं कर रहा था। रामखिलावन काका की मौत के बाद सबको यकीन हो गया था कि सावित्री ने फिर किसी को चुन लिया है। धूपा काकी मुझे पीपल के पेड़ के पास मिली। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, आज रात मत जाना। मैंने पूछा, अगर नहीं गया तो? काकी ने मेरी आंखों में देखा, तो वो खुद आ जाएगी। दोपहर होते होते मुझे पहला नाम पता चला। सावित्री की मौत के वक्त गांव का मुखिया कौन था? हरिदत्त चौधरी, वही जो आज भी सबसे बड़ा घर लेकर रहता था। गांव वाले कहते थे कि वह सब भूल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था। शाम ढलते ही मैं उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? मैंने अपना नाम बताया। कुछ पल की चुप्पी के बाद दरवाजा खुला। हरिदत्त चौधरी बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, हाथ कांपते हुए, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थीं। मुझे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वो तुम्हें दिखी है न? मैंने झूठ नहीं बोला, सिर हिला दिया। वह अंदर की ओर मुड़ा और बोला, तो फिर बैठो, जो जानना है आज जान लो, कल शायद देर हो जाए। उसने बताया कि सावित्री की हंसी गांव को खटकती थी। लोग कहते थे, लड़की ज्यादा हंसती है, ठीक नहीं। शादी की रात वह भागना चाहती थी। उसका प्रेमी गांव के बाहर रहता था। जब लोगों को पता चला तो इज्जत के नाम पर फैसला हुआ। हरिदत्त ने कहा, हमने सोचा था डर दिखा देंगे, वो मान जाएगी। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन वह डरी नहीं, वह हंसती रही। रात के ठीक 12:47 पर उसे उसी घर में बंद कर दिया गया, खिड़की के पास, ताकि गांव देख सके कि क्या होता है जब कोई लड़की ज्यादा हंसती है। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने उसे मारा नहीं, उसने कहा, हम बस देखते रहे। उसकी सांसें अपने आप रुक गईं। मैं समझ गया, ये हत्या थी, खामोश हत्या। अचानक घर के बाहर हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप हिलने लगे। हरिदत्त ने डरते हुए कहा, वो आ गई है। तभी दीवार पर टंगी घड़ी ने 12:47 बजाया। एक सेकंड के लिए सब रुक गया, और फिर वही हंसी। इस बार घर के अंदर। हरिदत्त जमीन पर गिर पड़ा। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसे कह दो, मैं माफी मांगता हूँ। कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। उसी अंधेरे से सावित्री बाहर आई। उसकी आंखें इस बार गुस्से से भरी थीं। उसने मेरी तरफ देखा और फिर हरिदत्त की तरफ। सच बोला, उसने कहा। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन कानों से नहीं, सीधे दिल में। अब अगला। मैं चिल्लाया, मत करो। सावित्री रुकी। पहली बार उसने पूछा, तुम क्यों बचाना चाहते हो? मैंने कहा, क्योंकि अगर तुम सबको मार दोगी तो तुम भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। वह कुछ पल चुप रही। हंसी उसके चेहरे से गायब हो गई। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, उसने कहा, मुझे याद रखा जाना चाहिए। अगले ही पल हरिदत्त की सांसें तेज हो गईं। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। सावित्री मेरी तरफ मुड़ी। एक गवाह कम, उसने कहा, अभी और बाकी हैं। और फिर वह हवा में घुल गई। सुबह गांव में खबर फैल गई कि हरिदत्त पागल हो गया है। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो हंसती थी, हम डरते थे। लोग उसे पागल खाने ले गए, लेकिन मैं जानता था कि यह सजा थी, मौत से भी बुरी। मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, वही अनजान नंबर, 3 नाम और हैं। कल रात। दूसरा। मैंने आसमान की तरफ देखा। बेलापुर में बादल घिर रहे थे। अब ये सिर्फ सावित्री की कहानी नहीं थी, ये गांव के गुनाहों की गिनती थी। और मैं इस कहानी का अगला पन्ना बन चुका था। हरिदत्त चौधरी के पागल होने के बाद बेलापुर का डर खुलकर सामने आ गया था। अब लोग आंख मिलाने से भी कतराने लगे थे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे शाम को चौपाल लगती थी, वहां अब सन्नाटा रहता था। मुझे हर कोई ऐसे देख रहा था, जैसे मैं नहीं, बल्कि मौत का संदेश लेकर घूम रहा हूँ।
लेकिन असली डर मेरे अंदर था। फोन पर लिखा था 3 नाम और हैं। इसका मतलब साफ था, ये कहानी अभी आधी भी नहीं हुई थी। दिन भर मैं दूसरा नाम जानने की कोशिश करता रहा। शाम होते होते धूपा काकी ने खुद मुझे बुला लिया। उनका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, दूसरा नाम है रघुनाथ मास्टर, वही जो कभी गांव के बच्चों को पढ़ाता था, वही जो सावित्री को सबसे ज्यादा समझदार बनने की सीख देता था। काकी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसी ने सबसे पहले उसे चुप रहने को कहा था। रघुनाथ मास्टर का घर गांव के आखिरी छोर पर था, अकेला, थोड़ा टूटा हुआ। मैं जानता था आज रात वहाँ कुछ होने वाला है। सूरज डूबते ही बादल घिर आए। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं कोई और चीज गिरने वाली हो। मैं मास्टर के घर पहुंचा। अंदर से दीपक की हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खुला था। रघुनाथ मास्टर जमीन पर बैठे कांप रहे थे। मुझे देखते ही बोले, वो आएगी न। मैंने कुछ नहीं कहा, सच बोलने के लिए शब्द नहीं थे। घड़ी दीवार पर टंगी थी, हर सेकंड की टिक टिक दिल में चुभ रही थी। 12:46। मास्टर बुदबुदाने लगे। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस कहा था कि लड़की को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा हंसना ठीक नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था, सब डर गए थे। बाहर हवा तेज हो गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 12:47। दीपक की लौ एकदम से लंबी हो गई। कमरे का तापमान गिर गया और फिर वही हंसी, लेकिन इस बार उसमें मिठास नहीं थी। इस बार वह हंसी ताने जैसी थी, जैसे कोई पुराने जख्म कुरेद रहा हो। कमरे के कोने में अंधेरा जमा होने लगा। सावित्री बाहर आई। आज वह मुस्कुरा नहीं रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं। उसने रघुनाथ मास्टर की तरफ देखा। तुमने कहा था चुप रहो। उसकी आवाज भारी थी। मास्टर जमीन पर गिर पड़े। माफ कर दो, वे चिल्लाए। मैंने सोचा था मैं सही हूँ। सावित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। मैंने बीच में बोलने की कोशिश की, सच बोलो। मास्टर हाँफते हुए बोले, हाँ, हमने उसे बांधा था खिड़की के पास ताकि वो भाग न सके। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सावित्री की आंखों से एक आंसू गिरा। वह आंसू जमीन पर गिरते ही काला हो गया। तुम्हें पता है, उसने कहा। मैं आखिरी पल तक हंसती रही थी। अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, बहुत तेज, बहुत डरावनी। रघुनाथ मास्टर की चीख कमरे में फैल गई। उनके सीने से खून फूट पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो मास्टर जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर ठंडा हो चुका था। ये पहला खून था। इस बार सावित्री ने किसी को छोड़ा नहीं। कमरा अचानक शांत हो गया। सावित्री मेरी तरफ मुड़ी। अब उन्हें समझ आएगा, उसने कहा। डर क्या होता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अब कौन? वह मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान जो सबसे ज्यादा बोला था। उसने कहा, सरपंच। और फिर वह गायब हो गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, भारी, तेज, जैसे आसमान भी रो रहा हो। मैं अकेला खड़ा था। मेरे पैरों के पास एक बूंद गिरी, खून की बूंद। सुबह गांव में कोहराम मच गया। रघुनाथ मास्टर की लाश मिली। लोग समझ गए थे कि अब यह मौत नहीं, बदला है। किसी ने पुलिस बुलाने की बात नहीं की। सब जानते थे यह मामला इंसानी नहीं है। मेरे फोन पर आखिरी मैसेज चमका, आज रात, सरपंच। मैंने दूर सरपंच के बड़े घर की तरफ देखा। बेलापुर अब अपने ही पापों से घिर चुका था और मैं इस डर का गवाह नहीं, हिस्सा बन चुका था। बारिश पूरी रात होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बेलापुर को धोकर उसके गुनाह बाहर निकालना चाहती हो। रघुनाथ मास्टर की मौत के बाद गांव में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो गया था। दियों की रोशनी तक डरी हुई लग रही थी। सबको पता था कि आज की रात सबसे भारी होने वाली है। सरपंच का घर गांव का सबसे बड़ा घर था। ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक और बाहर लगा पुराना बल्ब जो हर कुछ सेकंड में झपक जाता था। दिन में ये घर ताकत का प्रतीक लगता था। रात में ये किसी किले जैसा लग रहा था जिसमें खुद सरपंच कैद था। मैं वहां पहुंचा तो पहरेदार तक नहीं थे, जैसे सब जानबूझकर दूर हो गए हों।
सरपंच रामनरेश सिंह बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर पूजा की थाली रखी थी। अगरबत्ती जल रही थी, लेकिन खुशबू की जगह घुटन महसूस हो रही थी। उसने मुझे देखा और बिना हैरानी के बोला, वो आ जाएगी। उसकी आवाज में डर था, पर साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी। मैंने पूछा, सच बताओ, उस रात तुमने क्या किया था? सरपंच ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी बीच में ही टूट गई। मैंने बस पंचायत का फैसला सुनाया था, उसने कहा, गांव की इज्जत के लिए। उसके शब्द भारी थे, जैसे हर अक्षर के नीचे एक दबा हुआ अपराध पड़ा हो। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 1:45। बाहर हवा तेज हो गई। पेड़ दीवार से टकराने लगे। सरपंच ने अचानक कहा, वो लड़की डरती नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। अगर वो रोती, गिड़गिड़ाती तो शायद। उसकी आवाज रुक गई। 12:46। घर की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। अगरबत्ती की राख हवा में उड़ने लगी। सरपंच कुर्सी से उठा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गुस्से में कहा, मैं सरपंच हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे वह खुद को समझा रहा हो। 12:47। वही हंसी, इस बार बहुत साफ, बहुत नजदीक। वह हंसी बरामदे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अंधेरे के बीच से सावित्री बाहर आई। आज उसने सफेद साड़ी नहीं पहनी थी। उसकी साड़ी पर काले दाग थे, जैसे जली हुई यादें। इज्जत, सावित्री बोली, तुम सबको यही शब्द पसंद था। उसकी आंखें सीधे सरपंच की आंखों में थीं। क्या मेरी इज्जत पूछी थी तुमने? सरपंच पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। मैंने किसी को मारा नहीं, वह चिल्लाया। मैंने बस हुक्म दिया था। सावित्री मुस्कुराए। हुक्म भी गुनाह होता है, उसने कहा। हवा अचानक तेज हो गई। बरामदे के पर्दे फट गए। दीवारों पर खून जैसे साए उभर आए। सरपंच घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो, उसने कहा। मैं सच बता दूंगा। सावित्री रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। अब, सरपंच रोते हुए बोला, उस रात हमने फैसला किया था कि अगर लड़की मरी हुई मिले तो कहेंगे खुदकुशी थी। सब तैयार था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सावित्री की हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी। तो अब सुनो, उसने कहा। अचानक सरपंच की सांस अटकने लगी। वह छाती पकड़कर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं, लेकिन कोई खून नहीं निकला। उसकी मौत शोर के बिना आई, जैसे उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई हो। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सावित्री मेरे सामने खड़ी थी। 2 बच्चे हैं, उसने कहा, और आखिरी तुमसे जुड़ा है। मैंने घबरा कर पूछा, मैं क्यों? वह पहली बार उदास दिखी। क्योंकि तुम सुन रहे हो, उसने कहा, और जो सुनता है वही कहानी आगे ले जाता है। सुबह गांव में खबर फैल गई कि सरपंच की नींद में मौत हो गई। कोई सवाल नहीं उठा। लोग जानते थे, अब बारी उनकी नहीं, बल्कि सच की थी। मैं पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। बेलापुर अब डर से नहीं, इंतजार से कांप रहा था। मेरे फोन पर नया मैसेज आया। अगली रात, चौथा सच। मैंने आकाश की तरफ देखा। बादल फिर घिर रहे थे। सावित्री की कहानी अब अंत की तरफ बढ़ रही थी, और उसके साथ मेरी भी। सरपंच की मौत के बाद बेलापुर में कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा था। अब डर किसी एक घर तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे गांव में फैल चुका था। सुबह होते ही कई घरों पर ताले लटक गए। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, कुछ खेतों में छिपने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी गांव छोड़कर गया, वह शाम तक लौट आया, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें खींचकर वापस ले आती हो। मैंने देखा, बस स्टैंड पर खड़ी बस अचानक खराब हो गई। ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धूपा काकी ने कांपती आवाज में कहा, वो जाने नहीं दे रही। अब ये साफ हो चुका था कि सावित्री का बदला सिर्फ सजा नहीं था, वह चाहती थी कि कोई भी उसके सच से भाग न सके। चौथा नाम मुझे उसी दिन पता चल गया। शिवधारी पांडे, गांव का पुरोहित, वही जिसने सावित्री की शादी की तारीख निकाली थी, वही जिसने पंचायत के फैसले पर धर्म की मुहर लगाई थी। लोग कहते थे, पांडे जी बहुत ज्ञानी हैं,
लेकिन आज उनके दरवाजे बंद थे और घर के अंदर से मंत्रों की घबराई हुई आवाज आ रही थी। शाम होते होते आसमान फिर से भारी हो गया। बादल इतने नीचे आ गए थे जैसे गांव को ढक लेना चाहते हों। मैं पांडे के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा आधा खोलकर मुझे अंदर खींच लिया। कमरे में अगरबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर देवताओं की तस्वीरें थीं, लेकिन उन आंखों में भी आज डर था। पांडे जी ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उनकी आवाज में यकीन नहीं था। मैंने तो बस शास्त्रों के हिसाब से बताया था। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या शास्त्र कहते हैं कि किसी की आवाज छीन लो? वह चुप हो गए। बाहर हवा सीटी मारने लगी। 12:46। पांडे जी के हाथ से माला गिर गई। उनके होंठ कांपने लगे। वो आएगी, उन्होंने कहा। मैं जानता हूँ। मैंने उनसे कहा, अगर सच है तो बोलो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ, वे बोले, मैंने कहा था कि लड़की की कुंडली अशुभ है। मैंने ही कहा था कि अगर वह घर से निकली तो अनर्थ होगा। उनका सिर झुक गया। मैं डर गया था। भीड़ से 12:47। मंत्र अपने आप रुक गए। दीपक की लौ बुझ गई। कमरे में ठंड फैल गई। और फिर वही हंसी। इस बार वह बहुत शांत थी, जैसे कोई फैसला सुना रहा हो। दीवार के पास अंधेरा गाढ़ा हुआ और सावित्री प्रकट हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस थकान। धर्म, उसने कहा, तुमने मेरे गले में डाल दिया। पांडे जी जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने देवताओं की तस्वीरों की तरफ देखा। मुझे बचा लो, वे बुदबुदाए। सावित्री ने सिर हिलाया। आज कोई नहीं बोलेगा, उसने कहा, जैसे तुमने मुझे चुप कराया था। कमरे में अचानक शोर हुआ, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही हों। पांडे जी के मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। उनकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन आवाज हमेशा के लिए चली गई। वह जिंदा थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। यह मौत नहीं थी, ये सजा थी। सब शांत हो गया। सावित्री मेरी तरफ मुड़ी। एक और बचा है, उसने कहा, और फिर वह रुक गई। पहली बार उसकी आवाज कांपी। फिर मुझे भी फैसला करना होगा। और वह अंधेरे में घुल गई। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोग बोले, पांडे जी गूंगे हो गए। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई श्राप। लेकिन सब जानते थे, ये वही हंसी थी। लोग अब भाग नहीं रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। आखिरी रात का। मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, आज नहीं, कल। मैंने गहरी सांस ली। आखिरी नाम कौन था, यह मैं जानता था, लेकिन सच ये था कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि वह नाम मेरा अपना था। मैंने पहली बार सोचा, क्या मैं सिर्फ गवाह हूँ, या इस कहानी का हिस्सा हमेशा से था। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आखिरी नाम मेरा अपना, ये सोच बार बार दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं खुद से भागना चाहता था, लेकिन बेलापुर में अब कोई रास्ता बाहर नहीं जाता था। हर रास्ता घूमकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता था, जैसे गांव एक बंद घेरा बन चुका हो और उसके बीच में खड़ा हूँ। सुबह जब मैं तालाब के पास गया तो पानी में अपना अक्स देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन आंखें किसी और की लग रही थी। तभी धूपा काकी की आवाज आई। अब समझ आया। मैंने पलटकर देखा। उन्होंने कहा, तू यहाँ पहली बार नहीं आया। मेरा दिल धक से रह गया। क्या मतलब? काकी ने धीरे से कहा, 25 साल पहले भी एक लड़का आया था शहर से, नाम आदित्य। मेरे हाथ कांपने लगे। यादें धुंधली थी, लेकिन कुछ टूटे हुए टुकड़े दिमाग में उभरने लगे। एक औरत की हंसी, एक घर, और मैं दरवाजे के पीछे खड़ा। काकी ने कहा, तू तब छोटा था, अपने पिता के साथ आया था। तेरे पिता वही डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि लड़की की मौत खुद हुई है। मेरी सांस रुक गई। मेरे पिता डॉक्टर आदित्य शुक्ला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैंने कभी सवाल नहीं किया था। काकी बोली, तूने सब देखा था, खिड़की, गर्दन, हंसी, लेकिन तू चुप रहा। मेरे कानों में गूंज उठा, जो सुनता है वही कहानी आगे ले जाता है। शाम होते होते मैं उस हंसते हुए घर के सामने था। पहली बार डर से नहीं, शर्म से। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही पुराना शीशा रखा था। इस बार उसमें मुझे बचपन का खुद दिखा। डर से भरी आंखें, और पीछे सावित्री खड़ी थी।
तुमने सच देखा था, सावित्री बोली। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। लेकिन तुम चुप रहे, मैंने कांपते हुए कहा। मैं बच्चा था। वह मुस्कुराई। और अब बड़े हो, उसने कहा। अब बोल सकते हो। 12:47। घर की दीवारें कांपने लगी। बाहर गांव के लोग जमा हो गए। पहली बार किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। सब सुनना चाहते थे। मैंने जोर से बोलना शुरू किया। अपने पिता का नाम, झूठी रिपोर्ट, पंचायत का दबाव। हर शब्द के साथ हवा हल्की होती जा रही थी। सावित्री मेरी तरफ बढ़ी। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए, उसने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। अगर मेरी आवाज से तुम्हें शांति मिले तो मैं बोलता रहूंगा, मैंने कहा। तुम्हारी कहानी, जब तक सब जान न लें। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसकी हंसी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह डरावनी नहीं थी, वह थकी हुई थी। मैं बदला नहीं चाहती थी, उसने कहा। मैं बस सच चाहती थी। अचानक घर के पीछे से रोने की आवाज आई। मेरे पिता की। उनका साया दीवार पर उभरा। वह कांप रहे थे। मैं डर गया था, साया बोला। मैंने झूठ बोला। सावित्री ने उनकी तरफ देखा। डर तुम्हारी सजा था, उसने कहा। साया चीखते हुए बिखर गया। सब शांत हो गया। गांव की हवा बदल गई थी। भारीपन कम हो गया था। सावित्री ने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। एक रात और, उसने कहा। फिर फैसला। वह धीरे धीरे धुंध में बदल गई। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब डर अकेला नहीं था। उसके साथ जिम्मेदारी थी। कल आखिरी रात थी और इस बार 12:47 पर कोई नहीं भागेगा। बेलापुर में वह दिन किसी त्योहार जैसा नहीं था, बल्कि शोक की तरह भारी था। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन डर के मारे नहीं, बल्कि पहली बार सच का सामना करने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल सजी, मगर इस बार वहाँ हंसी या बहस नहीं थी, बस खामोशी थी। हर किसी को पता था कि आज रात 12:47 पर सब कुछ तय हो जाएगा। मैं गांव के बीच खड़ा था। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में शक नहीं था, उनमें उम्मीद थी। मैंने साफ शब्दों में कहा, आज कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा, कोई नहीं भागेगा। जो हुआ है उसे सुनना होगा। कुछ लोग कांपे, कुछ रोए, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। डर अब अकेला नहीं था, वह सबका साझा बोझ बन चुका था। शाम होते होते हंसते हुए घर के सामने दिए रखे गए। पहली बार उस घर को ताला नहीं लगाया गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब थोड़ी दूरी पर खड़े थे। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की आखिरी सांस। धूपा काकी मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जो भी हो सच बोलते रहना। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 1:45। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर खड़े थे। ये डर नहीं था, यह अपराधबोध था। 12:46। हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। दियों की लौ हिलने लगी। बच्चे अपनी माओ से चिपक गए। तभी हंसते हुए घर की खिड़की अपने आप खुल गई। अंधेरा बाहर फैलने लगा, लेकिन वह डरावना नहीं था, वह भारी था, जैसे किसी पुराने दर्द की छाया। 12:47। वह हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वह चीख जैसी नहीं थी, वह सवाल जैसी थी। पूरे गांव में फैल गई, दीवारों से, पेड़ों से, जमीन से। सावित्री प्रकट हुई। आज वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई धुंधली परछाइयां थीं। वे सब लड़कियां थीं, अलग अलग उम्र की, सबकी आंखों में वही सवाल। मैं आगे बढ़ा, आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। ये गांव दोषी है, मैंने कहा। हम सब। हर शब्द के साथ परछाइयां साफ होती गईं। लोग रोने लगे, कुछ जमीन पर बैठ गए। किसी ने पहली बार कहा, हम गलत थे। सावित्री ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अब वहाँ थकान और इंतजार था। अगर सच सुन लिया जाए, उसने पूछा, तो क्या सब बदल सकता है? मैंने जवाब दिया, अगर सच जिया जाए तो हाँ। अचानक जमीन पर दरारें सी उभरी, परछाइयां कांपने लगी। उनमें से कुछ मुस्कुराईं, जैसे उन्हें पहली बार सुना गया हो। हवा हल्की होने लगी, दियों की लौ स्थिर हो गई। गांव की सांसें एक साथ चलने लगी। सावित्री ने हाथ उठाया, हंसी आखिरी बार गूंजी।
इस बार वह डर नहीं थी, वह विदाई थी। एक रात और उसने कहा, कल सब तय होगा, मेरा भी, तुम्हारा भी। वह और परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदल गईं। हंसता हुआ घर पहली बार खामोश खड़ा था, बिना आवाज के, बिना डर के। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब जानते थे कल आखिरी रात है और उस रात कोई कहानी नहीं सुनी जाएगी, उस रात फैसला लिखा जाएगा। मैं अकेला खड़ा था, आसमान साफ था, सितारे बहुत पास लग रहे थे। मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, तैयार रहो। मैंने गहरी सांस ली। 12:47 अब डर का समय नहीं रहा था, वह सच का समय बन चुका था। उस दिन बेलापुर में सूरज देर से निकला, या शायद लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, इसलिए रोशनी कम लग रही थी। हर कोई जानता था कि आज की रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कोई खेतों में नहीं गया, कोई बाजार नहीं खुला, पूरा गांव जैसे एक ही सांस में अटका हुआ था। मैं सुबह से ही हंसते हुए घर के आसपास घूमता रहा। वह घर अब डरावना नहीं लगता था, थका हुआ लगता था, जैसे बहुत सालों से किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर पड़े निशान हल्के हो चुके थे, खिड़की से हवा आ जा रही थी। पहली बार मुझे लगा कि यह घर भी किसी तरह जीवित है। शाम ढली तो लोग अपने आप इकट्ठा होने लगे, कोई बुलाने नहीं गया। पीपल के पेड़ से लेकर उस घर तक एक खामोश रास्ता बन गया। औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए थीं, बूढ़े हाथ जोड़कर खड़े थे। सबको बस एक ही समय का इंतजार था। 12:40। मैंने सबको देखा और बोला, आज जो भी होगा उससे मुंह मत मोड़ना। किसी ने सिर हिलाया, किसी की आंखों से आंसू बह निकले। ये डर नहीं था, ये तैयारी थी। 12:45 हवा रुक गई, जैसे पूरा गांव थम गया हो। पत्ते भी नहीं हिले। दूर कहीं कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। समय अपनी जगह जम गया। 12:46। हंसते हुए घर की दीवारों से धीमी सी सरसराहट आने लगी। जमीन ठंडी हो गई, लोगों के पैरों में झुनझुनी सी दौड़ गई। कुछ बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 12:47। वह हंसी गूंजी, बहुत गहरी, बहुत साफ, लेकिन इस बार वह किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, वह हर दिल के अंदर से उठ रही थी। सावित्री प्रकट हुई, अकेली, कोई परछाई नहीं थी। आज उसका चेहरा वैसा ही था जैसा 25 साल पहले रहा होगा, जिंदा, शांत, बिना डर। उसने पूरे गांव की तरफ देखा। आज कोई नाम नहीं लिया जाएगा, उसने कहा। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, निर्णय था। आज मैं पूछूंगी और तुम जवाब दोगे। मैं आगे बढ़ा, पूछो, मैंने कहा। सावित्री ने पहली और आखिरी बार हंसते हुए घर की तरफ देखा। अगर मैं चली जाऊं, उसने पूछा, तो क्या ये गांव फिर किसी की आवाज छीनेगा? खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़े ने कहा, नहीं। एक औरत बोली, कभी नहीं। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। हमने देख लिया है, हम बदलेंगे। सावित्री की आंखों में नमी आ गई। और अगर मैं न गई, उसने पूछा, तो? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब समझ गए, अगर वह रुकी तो ये गांव कभी चैन से नहीं सो पाएगा। ये सजा होगी, उसकी भी, उनकी भी। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ रहकर डर बनना नहीं चाहिए। मेरे शब्द भारी थे। तुम्हें सच बनना चाहिए, और सच डरा कर नहीं, याद बनकर रहता है। सावित्री मेरी तरफ देखती रही बहुत देर तक, फिर उसने सिर हिलाया। तो यही फैसला है। अचानक हवा तेज हुई, लेकिन इस बार ठंडी नहीं, हल्की, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। हंसते हुए घर की दीवारों से रोशनी निकलने लगी, दरारें भरने लगी। खिड़की से अंधेरा बाहर नहीं, अंदर जा रहा था। सावित्री धीरे धीरे उस रोशनी में घुलने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, एक आखिरी बात। उसकी आवाज अब बहुत पास थी। कहानी यही खत्म मत होने देना। और फिर हंसी नहीं आई। 12:48। पहली बार उस समय कोई आवाज नहीं थी, कोई डर नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया हो। हंसता हुआ घर अब बस एक घर था, टूटा हुआ, खामोश, खाली। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे, चांद साफ दिख रहा था। बेलापुर ने अपनी सबसे लंबी रात काट ली थी।
लेकिन मैं जानता था अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। एक आखिरी अध्याय बाकी है। 12:48 के बाद बेलापुर में समय फिर चलने लगा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। रात ढल रही थी, पर किसी के दिल में डर नहीं था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार पहचान रहे हों। हंसते हुए घर के सामने अब कोई परछाई नहीं थी, न ठंड थी, न वह भारीपन, सिर्फ एक पुराना मकान जो बहुत कुछ देख चुका था। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। कोई तेज नहीं चला, जैसे हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा हो। औरतों ने बच्चों को सीने से लगाया, बूढ़ों ने लंबी सांस ली। बेलापुर आज पहली बार सच में जागा था। मैं अकेला उस घर के सामने खड़ा रहा। मन में एक अजीब खालीपन था। डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जगह कोई और चीज आ गई थी। जिम्मेदारी। सावित्री की आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी। कहानी यही खत्म मत होने देना। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी अलग लगी, तेज नहीं मगर साफ। गांव के लोग फिर इकट्ठा हुए, इस बार किसी डर से नहीं। पंचायत बैठी, लेकिन यह वैसी पंचायत नहीं थी। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई हुक्म नहीं, सबने एक एक करके बोला। पहली बार किसी लड़की ने भी खुलकर बात रखी, किसी ने उसे चुप नहीं कराया। ये तय हुआ कि हंसते हुए घर को तोड़ा नहीं जाएगा, उसे गिराया भी नहीं जाएगा, उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा, एक निशानी की तरह, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि जब आवाज दबाई जाती है तो वह लौटकर डर बन जाती है। धूपा काकी मेरे पास आई, उनकी आंखों में सुकून था। अब तू जाएगा? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, लेकिन कहानी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने बेलापुर छोड़ दिया, शहर लौट आया, वही सड़कें, वही भीड़, लेकिन अब हर हंसी मुझे रोक लेती थी, हर चुप्पी मुझे सवाल देती थी। मैंने लिखना शुरू किया, एक कहानी, बेलापुर की, सावित्री की, और उस रात की जब 12:47 ने डर नहीं सच मांगा था। कहानी फैलने लगी, लोग पढ़ते थे, सुनते थे और चुप हो जाते थे। कुछ रोते थे, कुछ सोच में पड़ जाते थे। मुझे पता था यही सावित्री की मुक्ति थी, बदला नहीं, याद। कई महीनों बाद एक रात मैंने घड़ी देखी, 12:47। खिड़की के बाहर हवा चली, बहुत हल्की। मुझे लगा कहीं दूर से किसी लड़की की हंसी आई, लेकिन वह डरावनी नहीं थी, वह शांत थी, संतुष्ट। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां याद रखने के लिए होती हैं। और बेलापुर अब डर की जगह एक सबक बन चुका था।